बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, तफसीली ख़बरों की जानिब बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में शरपसंदों ने एक बार फिर किया द्वारका वाक़िया मस्जिद पर पथराव केस दर्ज। मीडिया या सहाफ़ी के खिलाफ FIR के अंदराज पर हुकूमत फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। भारत कोरोना के खिलाफ जंग में दूसरों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। मोदी ने वज़राए आला के साथ तबादले ख्याल किया। स्पेशल सेल ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम से पूछगछ की। सोनिया गांधी ने मोदी को खत लिखा, तेल की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत की। सोशल डिस्टेंसिंग अब मिडिल सीट भी बुक कर सकेंगी एयरलाइंस, मुंबई हाई कोर्ट का हुक्म। योगी के उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रहे जुराइम, 6 साल बच्ची की अजमत तार तार। सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी SO20 के साथ बहाल होंगे। गर्ब उर्दन को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। अल आरवरी, मशरिक़ वस्ता से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए प्लान बनाया जाए। अमेरिका वफाकी हुकूमत का 17 साल बाद सराय मौत पर अमल दरामद का ऐलान। कोरोना बहरान, अमेरिका में 50,000 कारोबार दोबारा नहीं खुलेंगे। कोविड-19 मरीजों की ज़िंदगी बचाने वाली दवा मिल गई। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, सबसे पहले एक नज़र देश में पेश आने वाले अहम वाक़ियात पर। गुज़िश्ता फरवरी माह में द्वारका सेक्टर 11 वाक़िया जिस मस्जिद पर पथराव हुआ था, एक बार फिर इसी मस्जिद को शरपसंदों ने निशाना बनाया और इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक वाक़िया गुज़िश्ता पीर की दरमियानी शब यानी 14 जून तकरीबन 1:30 बजे का है, जब मुबैना तौर पर हिंदुत्व ज़हनियत के शरपसंद अफराद मस्जिद पर पथराव करते हुए फ़रार हो गए। हालांकि इस पथराव में मस्जिद को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल कारवानइंडिया.com में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक मुकामी शहरी का कहना है कि मस्जिद पर पथराव होने पर मौज़िन ने हम लोगों को बुलाया और फिर हमने मुकामी पुलिस को इस वाक़े की खबर दी। इत्तला के मुताबिक पुलिस जब जाए वक़्त पर पहुंची तो लोगों ने तहरीर शिकायत दी। तहरीरी शिकायत में दर्ज है कि मस्जिद के इमाम ने मकामी लोगों को तकरीबन 1:15 पर खबर दी कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। जब मकामी अफराद पहुंचे तो इन्होंने सीमेंट के कुछ टूटे हुए टुकड़े मस्जिद के फर्श पर देखे। हालांकि मस्जिद को इस पथराव से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक मकामी शख्स का कहना है कि मस्जिद के सामने की तरफ एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ नहीं है जिधर से पथराव किया गया। इस वाक़े के बाद से मकामी मुसलमानों में खौफ के साथ साथ नाराज़गी भी है और इनका कहना है कि फरवरी माह में भी इस मस्जिद पर हमला हुआ था और शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इस ताल्लुक़ से ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सेक्रेटरी नवीद अहमद ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि 4 महीने में दूसरी बार राजधानी वाक़िया द्वारका मस्जिद पर हिंदुत्व पसंद गुंडों ने हमला किया। ये मस्जिद PM मोदी की रिहाइश से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर दिल्ली पुलिस पहले हमले के बाद ही कसूरवारों को गिरफ्तार करने में इतने महीने तक नाकाम क्यों है? अब चाहिए कि मस्जिद के पास सड़क किनारे CCTV कैमरा लगाया जाए। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम से तकरीबन 2.5 घंटे तक पूछगछ की। ये इंक्वायरी स्पेशल सेल ने जंगपुर में अपने दफ्तर में की है। इससे कबल पीर के रोज़ स्पेशल सेल ने ज़फ़रुल इस्लाम को नोटिस भिजवाया था और इंक्वायरी में शामिल होने को कहा गया था। मंगल की सुबह तकरीबन 11:30 बजे ज़फ़रुल इस्लाम खुसूसी सेल के दफ्तर पहुंचे और तकरीबन 2.5 घंटे की पूछगछ के बाद बाहर आ गए। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सरबराह डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान इन दिनों मीडिया ट्रायल के शिकार हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जारी कोरोना वायरस के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़राए आला से बात की। इस दौरान PM मोदी ने कहा है कि भारत कोरोना के खिलाफ जंग में दूसरों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है, जबकि आए दिन केसेस की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। सख्त लॉकडाउन के बावजूद केसेस में इजाफा लॉकडाउन की नाकामी समझी जा रही है। मजदूरों की गैर मोहतात नकल मकानी ने इसमें और इजाफा किया है। अपोजिशन इसे हुकूमत की नाकामी बता रहा है।
पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान इन ममालिक में शामिल है जहां अमौत की शरह सबसे कम है। इन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी नरमी, नज़्म ज़ब्त की कमी कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर देगी। अनलॉक 1 को 2 हफ्तों का अरसा गुजरने वाला है। इस बहस के दौरान आने वाले तजुर्बात का जायज़ा मज़ीद तबादले ख्याल के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 गज फासला बहुत ज़रूरी है, मास्क और चेहरे को छुपाना ज़रूरी है। ये कोरोना को फैलने से रोकने में माउन साबित होंगे। जितना हम कोरोना को रोक सकते हैं, इतनी ही मईशत भी खुल जाएगी। नाज़रीन, अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजार से मीडिया या सहाफ़ी के खिलाफ FIR के अंदराज के सिलसिले में रहनुमा उसूल तय करने का मतालबे पर मरकज़ी हुकूमत को मजाज करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का फैसला हुकूमत को करना है, अदालत इसमें अहकामात नहीं देगी। एक खबर या बहस पर मीडिया या सहाफ़ी के खिलाफ FIR दर्ज करने के बारे में रहनुमा उसूल तय करने के लिए अदालत उज़्मा में एक अवामी पिटीशन दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI या अदालती अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर किसी खबर या बहस पर मीडिया या सहाफ़ी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए। मुंबई में रहने वाले घनश्याम उपाध्याय ने अपने वकील विष्णु शंकर जैन के तौसत से ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में कुछ वाक़ियात का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर इस ज़मन में कोई वाज़ेह क़ानून मौजूद नहीं है तो अदालत उज़्मा को मुनासिब हिदायतनामा जारी करना चाहिए। मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा मीडिया के इज़हार राय की आज़ादी का वकील और मुहाफ़िज़ रहा है। मीडिया को इससे मुस्तस्ना होना चाहिए ताकि वो बिला खौफ व ख़तर अपना फरीज़ा सरअंजाम दे सके। नाज़रीन, लॉकडाउन के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जुराइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। लगातार कत्ल और अज़मत दरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर में सेहवरी इलाके के एक गांव का है, जहां 6 साला बच्ची के साथ गांव के ही एक लड़के के जरिए अज़मत दरी किए जाने का मामला रोशनी में आया है। मासूम बच्ची की अज़मत दरी वाक़े के ताल्लुक़ से पुलिस ज़राए ने मंगल को बताया कि सेहवरी इलाका बाशिंदा एक 6 साला बच्ची इतवार की शाम को अपने घर के सामने खेल रही थी। इस दरमियान गांव का एक लड़का इसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। काफ़ी देर तक जब बच्ची घर वापस न आई तो अहले खाना ने इसकी तलाश शुरू कर दी। बाद में जब बच्ची मिली तो इसने सारा माजरा कह सुनाया और मुलजिम का नाम बताया। बताया जाता है कि अहले खाना को जब तफसील मालूम हुई तो इन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी। थाना इंचार्ज ने बताया कि रात में ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ अज़मत दरी व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस दरमियान सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि रात में ही हादसे की जानकारी होने पर इन्होंने और DM ने बच्ची से बात की थी और मुलजिम को जेल भेज दिया गया है। नाज़रीन, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है जिसमें मरकज़ी हुकूमत को कोरोना वबा की वजह से बदहाली मईशत के दरमियान पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर मुखालिफत की गई है। सोनिया गांधी ने बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया है। इससे कबल कल राहुल गांधी ने भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को ट्वीट करके मोदी सरकार को निशाना बनाया था। सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखे गए ख़त में कहा है कि इस वक्त इक़्तिसादी, माशी और माशरती मुहाज पर एक बेमिसाल चैलेंज का सामना है, जबकि वो कोरोना वबा से लड़ रहे हैं। उन्हीं मार्च के बाद से अब तक बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम अज़ कम 10 गुना इजाफा करने का गैर संजीदा फैसला किया गया है। बढ़ती हुई कीमत को वापस लेने का मुतालबा करते हुए सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं आपसे मुतालबा करती हूँ कि बढ़ती हुई कीमत को वापस लें और सस्ते तेल के फ़वाइद बराह रास्त लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद कफील बन जाएं तो इनकी मदद करें। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत को आवाम को पैसा भेजना चाहिए। लोगों की मुश्किलात की तरफ तवज्जो मबजूल करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा है कि लोगों को हर जगह परेशानी का सामना है और इनमें खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का खदशा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस बेमिसाल इजाफे ने आम हिंदुस्तानी पर बहुत बड़ा माशी बोझ डाला है, जो ना तो मुनसिफाना है और ना ही माकूल। सोनिया गांधी ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत की है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रिलीफ फराहम करे और इनकी परेशानियों में इजाफा ना करे। नाज़रीन, मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम एयरलाइंस को मिडल सीट भी बुक करने की इजाज़त दे दी।
ताहम अदालत ने यह भी कहा है कि तमाम एयरलाइंस को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की हिदायत पर सख्ती से अमल करना चाहिए। जस्टिस SJ कथावाला और जस्टिस SP तोड़े के बेंच ने एयर इंडिया के पायलट देवेन कनानी की तरफ से दायर दरख्वास्त में उठाए गए इख्तिबासात को मानने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि पिटीशन में कनानी ने कहा था कि तमाम एयरलाइंस को मिडिल सीट को बैनुल-अक़वामी और घरेलू परवाज़ों में खाली रखना चाहिए ताकि कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को रोका जा सके। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि एयरलाइंस इस इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए सही सिमत पर काम कर रही है। अदालत ने एयरलाइंस को इजाज़त दी है और कहा है कि वो अब मिडिल सीट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें DGCA की हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। देवेन कनानी ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि एयर इंडिया कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताहम एयर इंडिया ने इसकी मुखालिफत की थी और अदालत को बताया था कि वो DGCA के हिदायत पर सख्ती से अमल कर रहा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने अब मुंबई हवाई अड्डे से 100 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक मुंबई में सिर्फ 50 परवाज़ों को चलाने की इजाज़त थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे CSMIA ने बताया कि 16 जून से हवाई अड्डे को 100 घरेलू हवाई जहाज़ के उतरने और टेक ऑफ करने की इजाज़त मिल गई है। इसमें 50 लैंडिंग और 50 डिपार्चर परवाज़ें हैं। नाज़रीन, शिवसेना ने कहा है कि इख्तिलाफ़ात के बावजूद रियासत की 3 पार्टियों की महाविकास अखाड़ी हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरा करेगी और इसमें शामिल पार्टियां अपने इख्तिलाफ़ात को खुश असलूबी के साथ हल कर लेंगी। पार्टी के अहम अखबार सामना में लिखे इदारिये में पार्टी ने कांग्रेस का मवाजना एक ऐसी चारपाई से किया है जो अक्सर चुरमुर की आवाज़ करती रहती है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिवसेना ने कहा, जब वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो इनका ही फैसला सभी मामलों में आखिरी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार खुद इस कन्वेंशन को समझते हैं और हर मर्तबा जब वो वज़ीर आला से मुलाकात करते हैं तो मशवरा देते हैं। कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो पुरानी चारपाई की तरह अक्सर चुरमुरानी की आवाज़ करती रहती है। शिवसेना ने कहा, एक कदीम पार्टी जिसकी तारीख है, लेकिन इस इत्तेहाद में कई ताकतवर पार्टियां हैं, इसी वजह से पुरानी चारपाई की तरह आवाज़ करने लगती है। वज़ीर आला को कांग्रेस के इस रुख का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों के बाद अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अली का कहना है कि मामूलात ज़िंदगी बहाल होने की सूरत में कोरोना से महफूज रहने के लिए लोगों को मुकर्ररा SOPs पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान का कहना था कि ये दुरुस्त है कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताहम मरहलावार मामूलात ज़िंदगी बहाल होने की सूरत में ये लाजमी होगा कि मुकर्ररा SOPs पर हर एक सख्ती से अमल करे। डॉक्टर अल आली का मज़ीद कहना था कि जब भी मामूलात ज़िंदगी बहाल हों, ख्वाह दफ्तरी अमूर की अंजाम नहीं हो या शॉपिंग और दीगर अमूर के दौरान समाजी फासले की उसूल, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। इसी तरह हम अपने मामूलात की अदायगी के दौरान कोरोना से महफूज रह सकते हैं। नाज़रीन, इस्लामी तहरीक हमास के सियासी शोबे के नायब सदर सालेह अल आरवरी ने कहा है कि गर्ब उर्दन पर इसराइल कब्ज़े और अल-हक़ के प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल का इस्तेमाल किया जाए। इनका कहना है कि हमास के गर्ब उर्दन का अल-हक़ रोकने के लिए 3 महाज़ों पर काम का फैसला किया है। अल अरवरी ने अल अक्सा TV चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि गर्ब उर्दन का इसराइल से अल-हक़ रोकने के लिए 3 महाज़ों पर काम किया जाएगा। हमें गर्ब उर्दन का अल-हक़ रोकने के लिए गज़ा, मस्जिद अक्सा और अल-कुद्स में इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों की तादाद बढ़ानी होगी। हमें इस हवाले से तमाम मुमकिन वसाइल को इस्तेमाल करना होगा। गर्ब उर्दन के इसराइल से अल-हक़ के हवाले से हमास के विज़न के बारे में बात करते हुए हमास रहनुमा ने कहा कि हमास गर्ब उर्दन के इसराइल से अल-हक़ के ख़िलाफ़ मुहिम में सियासी और सिफारती महाज़ों पर काम करने के साथ साथ फ़लस्तीनी कौम के तमाम तबक़ात और नुमाइंदे जमातों से रब्ता करके मुत्तफ़िक़ा लाहिया अमल तय करने की कोशिश करेगी।
انہوں نے بتایا کہ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غرب اردن کے حوالے سے اسرائیلی ریاست کے مکروہ عزائم کے بارے میں 40 ممالک کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور ان ممالک سے فلسطین کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ویژن کا دوسرا نقطہ فلسطینی اتھارٹی کو اس کی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور تحریک فتح کو ہٹ درمی سے روکنا ہے۔ ہم فلسطینی اتھارٹی اور تحریک فتح کو یہ احساس دلائیں گے کہ اگر فلسطین میں امریکی صہیونی منصوبہ عمل پذیر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اتھارٹی اپنا وجود کھو دے گی۔ العروری نے کہا ہے کہ حماس تمام فلسطینی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک خصوصاً مشرق وسطیٰ میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منگل کو وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس کے دوران بات کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ جو پاکستانی بیرون ملک کورونا وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں، متعلقہ حکام ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں اور ان کی واپسی کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کے حکام سے کہا کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں خصوصی مشرقی وسطیٰ میں مزدور طبقے کی واپسی کے لیے پلان ترتیب دیا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے آئندہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اب آخر میں عالمی سطح پر پیش آنے والے اہم واقعات پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے وفاقی حکومت کی جانب سے سزائے موت پر 17 برس بعد دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ انصاف نے پیر کو 4 مجرمان کی سزائے موت کی تاریخیں بھی جاری کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ملک میں وفاق کے تحویل میں موجود قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد 13 جولائی سے شروع ہوگا۔ وفاقی کی تحویل میں قیدیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ 2003 سے معطل تھا۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم برر نے 1 سال قبل اعلان کیا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کے دائرۂ اختیار میں آنے والے جرائم میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد 5 مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے دسمبر 2019 اور رواں سال جنوری کی تاریخیں دی گئی تھیں۔ ان مجرمان کو امریکی ریاست انڈیانا میں سزائے موت دی جانی تھی، لیکن سزا پر عمل درآمد سے قبل امریکہ کی سپریم کورٹ نے سزائے موت پر حکم امتناع واپس لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ عدالت اس معاملے پر نظر ثانی کرے گی۔ ناظرین، برطانوی ریسرچرز کے مطابق ڈیکسامیتھاسون نامی ایک سٹیرائڈ ایک تہائی شدید بیمار افراد کی زندگیاں بچانے میں کامیاب رہا ہے۔ تحقیق کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مکمل ریسرچ کو جلد شائع کیا جائے گا۔ اس تحقیق کے دوران 2104 مریضوں کو علاج کے دوران یہ دوا دی گئی تھی اور ان مریضوں کا موازنہ ان 4000 سے زائد مریضوں سے کیا گیا تھا جن کا معمول کا علاج کیا جا رہا تھا۔ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ اس نے ایسے افراد میں اموات کو 35% کم کر دیا تھا جنہیں سانس لینے کے لیے مشین کے سہارے کی ضرورت تھی، اور ایسے افراد میں اموات 20% کم ہو گئی تھیں جنہیں اضافی آکسیجن کی ضرورت تھی۔ یہ دوا ان مریضوں کی مددگار ثابت نہیں ہوئی جو زیادہ بیمار نہیں تھے۔ اس تحقیق کے بانی پیٹر ہاربی، جی ہاں ناظرین، پیٹر ہاربی کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ مریض جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ان میں زندہ بچ جانے کی شرح کافی زیادہ ہے، لہٰذا ڈیکسامیتھاسون کو علاج کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ مہنگی دوا نہیں ہے اور اسے دنیا بھر میں زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر اس کا استعمال شروع کر دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، امریکہ میں کورونا وائرس کا بحران شروع ہونے کے بعد سے 1,43,000 سے زیادہ کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 35% یا لگ بھگ 50,000 کاروباروں کے دوبارہ کھلنے کا امکان نہیں ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بحران نے ملک بھر میں چھوٹے کاروباروں کو کس بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہ ڈیٹا امریکی کمپنی یلپ نے جاری کیا ہے جو کاروباروں کے بارے میں عوامی آراء کو اپنی ویب سائٹ اور فون ایپ پر شائع کرتی ہے۔ اس نے ان کاروباروں کو شمار کیا ہے جن کے مالکان سے 1 مارچ سے 9 جون کے دوران بتایا کہ وہ کام بند کر چکے ہیں۔
कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के मुनफी असर के बाइस बंद कारोबारों की तादाद महज एक तखमीना है और ये मुमकिन है कि हकीकी तादाद ज़्यादा हो। ये भी मुमकिन है कि बहुत से कारोबार येल्प पर ना हो या इनके मालिकान ने अपनी सूरत हाल को अपडेट ना किया हो। कोरोना वायरस बहरान की वजह से रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स ने समाजी फासले को मुमकिन बनाने के इक़दाम किए हैं और कोशिश की है कि राब्ते को कम अज़ कम रखकर काम किया जाए, लेकिन फिर भी ये दोनों शोबे सबसे ज़्यादा मुतासिर कारोबारों में शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।